हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज पार्ट नंबर 12। इसके पहले आप लोग ऑलरेडी 11 पार्ट्स जो हैं इस चैप्टर के देख चुके हैं। तो जो 11 पार्ट्स में आप लोगों ने पढ़ा है, जो भी चीज़ें उसमें हमने देखी हैं, उसी से रिलेटेड अब हम कुछ आगे बात करते हैं। तो लास्ट वाले पार्ट में ऑलरेडी ना हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस करने शुरू कर चुके थे। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज भी मैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस के क्वेश्चंस ही कराऊंगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर में ना वो जो मेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यानी जहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनेरियो होता है, हमने वो लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया। तो आज हमारे पास आगे जो टारगेट है वो काइनेमेटिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लास्ट ही वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को शुरू कर चुके थे, मीटिंग पॉइंट वाले, यानी हम कॉन्सेप्ट पे जो काम कर रहे थे कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट, उनके बीच में कुछ दूरी है, और जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चले तो कहाँ मीट करेंगे। अब मेरे ख्याल से मैंने उल्टा बोल दिया, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले तो कहाँ मीट करेंगे, सेम डायरेक्शन में चले तो कहाँ मीट करेंगे। तो अब हम लोग कैसा है, वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को कुछ आगे बढ़ाएंगे। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, अगेन हमारा मोटिव है टाइम को सेव करना, तो टाइम को बचाने के लिए क्वेश्चंस हम लोग पहले से लिख लेते हैं, है ना, ताकि आपको जो समय है वो बिल्कुल क्वालिटी टाइम मिले, यहाँ पे सीखने वाला टाइम मिले कंप्लीटली आपके लिए। ये जो 1 घंटा हो ये पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड स्टडी आवर की तरह हो, यानी पढ़ते रहें आप सिर्फ, है ना। तो ये आगे बढ़ते हुए अपन बढ़ते हैं यहाँ से कि देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हम लोग एक सबसे पहली बात मैंने पहले भी समझाया है कि फिजिक्स में अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहला काम ही आपको ये करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हुए एक फिगर बनाना है। फिगर अगर आप अच्छे से बनाते हो तो आधे से ज़्यादा आप क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हो। जैसे ही आप क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हो तो फिर आपके लिए चीज़ें आगे आसान होती हैं। आपके लिए 2 चीज़ें दिमाग में बहुत होनी चाहिए क्लियरली, एक तो वो जो चीज़ें आप कॉन्सेप्ट जो यूज़ करने वाले हो इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में, वो, और दूसरा आप क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड कर लें। ये 2 चीज़ें अच्छे से कर लेंगे तो जो चीज़ें लगनी है वो आप आराम से वहाँ लगा पाएंगे, है ना। तो अपन आगे बढ़ेंगे, बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। At some time, the car is traveling with a constant velocity of 16 मीटर पर सेकेंड, overtakes and passes the bus। इसका मतलब कार पीछे थी, बस आगे थी। तो हम ऐसा कुछ करते हैं, सबसे पहले ये एक बस बना देते हैं, ठीक है। बस का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आगे ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। अभी आपके पास एक बस बन गई, इसमें विंडो सीट्स, विंडोज़ भी हैं, ठीक है। और ये जो बस है यहाँ लिखा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, का मतलब यू ऊपर का मेरे ख्याल से विजिबल है, ये ऊपर दिख रहा है। तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है, और वहाँ का है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन लिख देंगे अपन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। अब एक बात और कि जो बस और कार हैं, आप समझ सकते हैं कि वो एक रोड पे चल रहे हैं। तो बस एक लेन में चल रही है, कार एक दूसरी लेन में चल रही है। जैसे आप लोग समझते होंगे कि 4 लेन रोड्स होते हैं हाईवेज पे, तो एक साइड एक तरफ जाने वाले 2 लेन्स होती हैं, एक लेन ये है, एक लेन ये है। तो वैसे ही मैं 2 लेन्स को बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एक लेन है और ये एक लेन है। अब आप भी इस बात को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि ये आपको ऐसे दिखने में ऊपर नीचे दिख रही है, बट ये ऊपर नीचे नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 2 लेन बनी है ना। तो पीछे साइड बस है, इधर साइड में कार बनाऊंगा अभी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट शब्द आते ही यू हैव गॉट द लाइसेंस टू यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशन, आपको पता है ना। At some time, a car traveling with a constant velocity. So you have a car here, ठीक है ना। आपके पास यहाँ एक कार है, ठीक है, पुराने ज़माने वाली है थोड़ी, ठीक है। और ये कार जो है ये कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रही है, और वो है 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। कांस्टेंट बोलते ये बात समझ में आती है कि कार का एक्सेलरेशन 0 है। इन बातों को अगर आप समझते हैं, ओवरटेक्स एंड पासेस द बस, तो मैं एक बात आपको समझा दूं। सबसे पहली चीज अभी इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत बेसिक बात, ये जो बस और जो कार की अपनी खुद की लेंथ्स हैं, खुद के साइज हैं, उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा। बट आगे जाने के बाद कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कार की और बस की लेंथ दी रहेगी, वहां पे उस लेंथ को कंसीडर करना होगा, बट अभी नहीं। तो यहाँ हम इनको सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बीच में कुछ इनिशियल डिस्टेंस था x। ये जब इनिशियल डिस्टेंस x था, यानी ये पीछे थी कार, अब ये कार दौड़ रही है स्पीड से 16 मीटर पर सेकेंड की, और बस जो है वो शुरू जस्ट हुई है, और एक्सेलरेशन उसके पास उस इंस्टेंट पे 8 का है। तो वो अब अपना चलना शुरू कर दिया है कहीं तो भी जाके आगे। ये जो बस
है उसको कार जो है वो ओवरटेक कर देगी, यानी उससे आगे निकल जाएगी। देखो एक बात समझो, क्या ये कार यहीं इसी जगह पे इसको ओवरटेक कर देगी? बस भी चल चुकी है, कार भी चल चुकी है, तो ये बस थोड़ा आगे आगे सरक रही होगी, कार आएगी आएगी आएगी, पीछे से एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब बस और कार दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे, बाद में कार आगे निकल जाएगी। सिंपल चीज़ है, बस और कार एक लेवल में आएंगे, कार आगे निकल जाएगी, इसी को हम ओवरटेकिंग कहते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट के अंदर जाते हैं। जैसे समझ लो ये काली वाली जो है ये बस है, ये कार है ब्लू वाली, है ना। अब आप सोचो ये दोनों एक लेन में नहीं चल रहा है, ऐसा होगा अगर एक ही इतनी पतली सी जगह है तो दोनों को तो क्रैश हो जाएगा भाई। डबल लेन है, ये पिछले ये एक लेन में चल रही है, एक लेन में चल रही, तो क्या हो रहा है, ये बस जा रही है जा रही है, कार आ रही कार आ रही कार आ रही है, ओवरटेक करके निकल गई। देखो बस जा रही है कार आ गई, ओवरटेक करके निकल गई। अब हुआ क्या, ओवरटेक करने का मतलब क्या, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से जबकि दोनों के लेंथ्स मायने नहीं रखते, तो ये समझो कि ये भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बस ये एक पॉइंट था खुद में, एक पॉइंट ये और ये एक पॉइंट, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट इसके आगे निकल गया, तो पॉइंट्स की खुद लेंथ थोड़ी आगे निकल गया, बस ओवरटेकिंग हो गई। अभी फिलहाल बस और कार पॉइंट ऑब्जेक्ट्स माने जा रहे हैं जब तक लेंथ्स कंसीडर नहीं हो रही। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सर लेंथ कंसीडर होगी तो क्या होगा, थोड़ा बता दो, आगे क्वेश्चन में कराऊंगा पर अभी थोड़ा बता देता हूं। जब लेंथ कंसीडर हो रही होगी तो देखो ये ओवरटेक करने वाला प्रोसेस कहां से शुरू होगा, जैसे ये कार इस बस के पीछे वाले भाग तक पहुंची, इसके बाद ये कार ऐसे निकली 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 निकली, देखो निकली निकली, यहां ओवरटेक हो गया क्या, यहां ओवरटेक हो गया क्या, सोचो दोनों एक लेवल पे आ गए। ओवरटेक मैं ऊपर नीचे पकड़ता हूं ताकि पीछे वाली बस भी तुम्हें दिख जाए, है ना। ये ओवरटेक नहीं हुआ, देखो ये कार आई ऐसे ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे तक आ गई। दिस इज नॉट कंप्लीट ओवरटेक। कंप्लीट ओवरटेक होने के लिए पता है क्या होना चाहिए, ये कार का पीछे वाला भाग बस के आगे वाले भाग से जस्ट आगे निकल जाना चाहिए। देखो ओवरटेकिंग की प्रोसेस कहां से चालू हुई है पता है, जब कार का आगे वाला भाग बस के पीछे वाले भाग तक आया और फिर देखो ये आया आया, अब इस भाग ने ये वाले कार के हेड ने टोटल ओवरटेकिंग होने तक कितनी दूरी तय की, सोचना जरा। हाँ, ये वाला कार का भाग बस के बैक साइड से आया, अब ये भाग पे फोकस करो कितनी दूरी तय की, है ना। मान लेते हैं बस की लेंथ और कार की लेंथ L और L है, ये भी L लेंथ है और सॉरी ये भी L लेंथ है, ये कार का फ्रंट है, ये बस का बैक है, ये कार ने बस के बैक तक जस्ट रीच किया, अब ओवरटेकिंग स्टार्ट हो गई, तो कार के फ्रंट ने बस को ओवरटेक पूरा कर लेने पे कितनी दूरी तय की, सोचना जरा, है ना। ये आया, ये फ्रंट निकला 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 निकला, ओवरटेकिंग हुई क्या, नहीं हुई है। ओवरटेकिंग तब होगी जब कार का बैक बस के फ्रंट के आगे निकल जाएगा, यानी और चला और चला और चला और चला, देखो जरा कितनी दूरी तय कर ली कार के फ्रंट ने, तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि ये अगर L है, ये अगर L है तो टोटल 2L डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये एक कॉन्सेप्ट है, आगे किसी क्वेश्चन में जब यूज़ होगा तब हम उसको डिटेल में डिस्कशन में भी लाएंगे, बट अभी ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, दे डोंट हैव एनी लेंथ। तो यहाँ ओवरटेकिंग का मतलब यही है कि एक पॉइंट था बस, ये एक पॉइंट था कार बस से आगे निकल गया बस, तो दैट इज ओवरटेकिंग अभी फिलहाल। तो आप इसको भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माने, इसको भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानिए, जो ब्लू लाइन बनाई है बस वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इनिशियल कुछ दूरी मान ली है मैंने, ऐसा हो गया। अब इसमें क्या करें, एट सम टाइम अ कार इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 16 ओवरटेक्स एंड पासेस द बस, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस द बस ओवरटेक्स, व्हाट डिस्टेंस द बस ओवरटेक्स द कार। ठीक है, तो पहले तो भाई क्या हुआ है, ये थोड़ा सा आपको जो है अगला प्रोसेस जो है ये काफ़ी आपको समझाने वाली चीज़ है कि पहले तो बस चली और बस को कार ने ओवरटेक कर दिया फटाफट से। ठीक है, अब ओवरटेक कर दिया, यानी हमें इस केस के अंदर एक चीज़ समझनी है कि ये पहली बात तो जब ये ओवरटेक कर रही है तो जस्ट ओवरटेक करके निकल गई है, तो यहाँ जो क्वेश्चन में ये जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं, ये क्या समझाना चाह रहे हैं, देखो इसको थोड़ा ध्यान दो। पहले से इनके बीच में x दूरी नहीं है, पहले ही यहाँ पे पहले से कुछ x नहीं दे रखा है, यानी कार पीछे से कहाँ से आ रही है ये नहीं बताया उन्होंने कहा सिर्फ कार ओवरटेक्स द बस, पहले कार ओवरटेक करके बस को निकल गई और फिर बाद में बस के पास एक्सेलरेशन, तो उसकी स्पीड और बढ़ती गई, तो एक समय ऐसा है कि बस ने फिर कार को ओवरटेक किया वापस से। देखो लास्ट लाइन में लिखा है व्हाट डिस्टेंस द बस ओवरटेक्स द कार। यानी देखो एक और सीखने वाली बात यहां कि हमने जैसा इंटरप्रेट किया था कि पहले कार पीछे थी बस आगे थी, इस क्वेश्चन में ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, हमें अभी फिर से फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे सर, क्या हुआ था, यानी एग्जैक्टली देखो मैं बताता हूं कहानी क्या है, इसको थोड़ा चेंज करता हूं मैं।
ये जो बस है और ये जो कार को वहीं रहने देते हैं, ये जो बस है देखो पिक्चर कहां से शुरू हो रही, एट सम टाइम द कार ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट ओवरटेक्स एंड पासेस द बस, यानी पहले बस यहां है, बस उसी के लेवल में है, और ये बस जस्ट जब स्टार्ट हो रही थी u0 था, एक्सेलरेशन उसका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, इस समय सडनली कोई कार आई पीछे से, उसने उसको ओवरटेक करके निकल गई। जिस इंस्टेंट पे ये बस चालू हो रही थी उसी इंस्टेंट पे पीछे से एक कार आई, उसने इसको ओवरटेक किया और कार आगे भाग गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कार भाग रही है, बस तो एक्सेलरेट हो रही, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही, पर एक ऐसा इंस्टेंट आएगा क्योंकि बस के पास एक्सेलरेशन है, आगे एक ऐसा इंस्टेंट आएगा बस इस कार को ओवरटेक करेगी। तो इन्होंने क्या पूछा, हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस द बस ओवरटेक्स द कार। अब सही बात बनी। तो अब क्या हुआ, पहले तो भाई कार आई भाग गई एकदम, क्योंकि कार के पास अच्छा यहां और बहुत अच्छी चीज सोचने वाली है, जिसके पास इनिशियल स्पीड है भले ही एक्सेलरेशन नहीं है, और इसके पास देखो इनिशियल स्पीड 0 है, बस के पास एक्सेलरेशन जरूर है पर उसके पास इनिशियल स्पीड 0 है, तो जिसके पास इनिशियल स्पीड है भले ही वो कांस्टेंट है पर वो जल्दी भाग जाएगा, पर इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, और ये एक्सेलरेशन वाला जो ऑब्जेक्ट है ये धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा बढ़ा के एक समय आएगा जब इस कांस्टेंट स्पीड वाले को पीछे छोड़ देगा। यानी कौन इंपॉर्टेंट है, हमेशा अगर हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करें, एक ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ एक्सेलरेशन है नो मैटर कितना भी छोटा हो, और एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास बहुत बड़ी स्पीड हो पर एक्सेलरेशन ना हो, कौन आगे निकल जाएगा समय में एक समय बाद। सोचो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास सिर्फ बहुत छोटा सा एक्सेलरेशन है, स्पीड नहीं है इनिशियली कुछ भी, पर एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास बहुत बड़ी स्पीड है पर एक्सेलरेशन नहीं है, और जो एक्सेलरेशन वाला है वो बहुत पीछे है, ज्यादा स्पीड वाला आगे है, तो एक समय जरूर ऐसा आएगा जब ये एक्सेलरेशन भले ही छोटा एक्सेलरेशन हो, एक समय जरूर ऐसा आएगा कि वो ज्यादा स्पीड कांस्टेंट स्पीड वाले को ओवरटेक कर ही लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है। यानी कौन इंपॉर्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कभी भी स्पीड को बढ़ा सकता है, कांस्टेंट स्पीड कितनी भी बड़ी हो, पर अगर कोई एक्सेलरेशन वाला ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है तो वो उसको ओवरटेक कर लेगा, कभी ना कभी कर लेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां से अपन आगे बढ़े तो क्या हुआ, पहले तो कार आगे भाग गई, भाई कार आ गई इधर, थोड़ी दूर बाद इधर, थोड़ी देर के बाद इधर आ गई, हमारी कार आगे आ गई, और हम इसी पॉइंट को ऐसा पॉइंट मानते हैं जहां ये जो हमारी बस है इसने कार को ओवरटेक किया। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि अभी बस और कार हमारे लिए सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मान लो कि भाई कुछ इनिशियल जगह से, ये इनिशियल लोकेशन थी दोनों की एक ही जगह, क्योंकि जहां ओवरटेकिंग हुई थी, जहां देखो ये बस यहां से चालू हुई थी चलना, पीछे से कार आई, यहां ये इंस्टेंट था जहां इसने ओवरटेक किया, आगे भाग गई, तो ये इनिशियल पॉइंट है, कहानी यहां से शुरू हुई, अब ये आगे भाग गई, अब इसको ओवरटेक करेगी, बस कहानी का अगला पार्ट है। तो ये बात समझें कि जहां से शुरू हुई दैट इज एक्स इनिशियल, इनिशियल वाले को 0 मान लेते, कुछ दिया नहीं है तो ये t = 0 मान लो। यहां से मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस x चलते हैं ये, या डिस्प्लेसमेंट x करते हैं, जहां वहां बस कार को ओवरटेक करती है, तो मैं यहां इसको लिख देता हूं, दिस इज अ पॉइंट एट विच बस overtakes the car. This is a point at which the bus overtakes the car. अब यहां पे कुछ टाइम भी आप ले लेते हैं, t टाइम है ये, t टाइम भी हमें निकालना है, हमें वो x भी निकालना है। अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए भाई, कुछ नहीं है, टाइम और x दो अननोन है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बस एक कार, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए दो इक्वेशन x और t वाली लिख दो। अच्छा देखो, एक बात तो समझ सकते हो कि यहां से यहां जाते समय बस का t और यहां से यहां जाते समय कार का, बस का t और कार का t, एंड बस का x और कार का x सेम दिखते हैं। देखो जरा, यानी x और t दोनों में कॉमन है, पर दोनों में कि इसके पास u नहीं है, इसके पास a है, इसके पास u है तो इसके पास a नहीं है, तो दो इक्वेशन लिख सकते हैं x और t, x यानी डिस्प्लेसमेंट, t यानी टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बस के लिए और कार के लिए दो इक्वेशन लिखी जा सकती हैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन, विच इज द इक्वेशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम आता हो, आपको पता है। सो आप यूज कर सकते हैं s = ut + ½ at²। मैं इधर दो भाग कर देता हूं, एक बार बस के लिए लिख दूंगा,
एक बार कार के लिए लिख दूंगा। सोचोगे तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना था। एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो इक्वेशन कुछ भी नहीं है। एस की जगह रख दो एक्स जो कि दोनों का सेम है। यू अगर मैं बस के लिए लिख रहा हूं तो यू 0 है, तो 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 8 का है, टी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू 4t स्क्वायर आ गई। लो पहली इक्वेशन बन गई। कार के लिए लिख देंगे सर फटाफट, क्या दिक्कत है, कार के लिए लिख दो। तो x इक्वल टू यू टी, यू तो उसका है यानी 16t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी 0, तो x की वैल्यू आ गई 16t। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों में x और t है। अब एक्सपेक्टेड है, आप यहां से t की वैल्यू निकाल के उधर चिपका दोगे। मैं यहां थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, यहां सॉल्व करता हूं, बाद में मिटा देंगे। तो आपको दिखता है फ्रॉम इक्वेशन 2 t इक्वल टू क्या आता है, तो x बाई 16 आता है, उठा के रख देंगे इन इक्वेशन 1। दिस इज योर इक्वेशन 1, ओके। इन इक्वेशन 1 तो आ गया x इक्वल टू 4x स्क्वायर, t का स्क्वायर इसलिए, और 16 का भी स्क्वायर, 16 इंटू 16 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है देख लो, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एक x कट जाएगा और यहाँ से कुछ तो भी आ जाएगा, x इक्वल टू 16 इंटू 16 बाई 4, तो 4 ज़ा, तो ये आ गया 64 मीटर। x की वैल्यू आपको 64 मीटर मिल गई, तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 64 बाई 16, तो 16 1 ज़ा 4 ज़ा 4 सेकेंड आंसर आ गया। लो सो ये 4 सेकेंड वो समय है जब बस कार को ओवरटेक करेगी, और कितना डिस्प्लेसमेंट या कितने दूरी के बाद करेगी, तो वो है 64 मीटर के बाद करेगी। बड़ा सिंपल, बहुत इजी चीज़, मज़ेदार चीज़। आप चाहें तो इसको बड़े अच्छे से समझे। पर एक बात सोचो, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई समय लगा ही नहीं, पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में स्पेंड हुआ है। मैक्सिमम टाइम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में स्पेंड हुआ है। और एक बात, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए ये टाइम जा रहा है ना, पर जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में अब आपको टाइम थोड़ी लगाना है। आप जानते हैं कॉन्सेप्ट, आपको तो सिर्फ फटाफट सॉल्व करना है। सो मैक्सिमम टाइम यहां जा रहा है। इक्वेशन लगाना और आंसर निकालना तो बड़ी डील है ही नहीं, ओके। पर अगर मैं कॉन्सेप्ट समझता हूं अच्छे से तो मैं फटाफट इक्वेशन लगा दूंगा, तो इट विल बी मैटर ऑफ ओनली 30 सेकेंड और एट द मोस्ट 50 सेकेंड। ये क्वेश्चन 50 सेकेंड से बड़ा नहीं है, 50 सेकेंड से बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सोचो, ठीक है। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ आगे और क्वेश्चंस देखने हैं। और ये पहला क्वेश्चन था, मैंने इसके बारे में बता दिया, बट आई होप कि अब आप दूसरा क्वेश्चन फटाफट कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दिया होगा आपने, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन लिखते ही इसलिए हैं, जो बच्चे पहले से जानते हैं इस चीज़ को, तो हम लोग क्वेश्चन लिखते ही इसलिए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएं, है ना। तो हमारे क्वेश्चन लिखने का पर्पस ही ये होता है कि आप आगे का क्वेश्चन खुद सॉल्व कर दें। मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखता हूँ। यहाँ दिखते हैं, देखो, अ बॉय इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 12 व्हेन ही इज 32 मीटर बिहाइंड अ साइकिलिस्ट। फिगर बनाओ भाई, पहले ड्राइंग बनाओ। एक साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट यानी ट्रक चलाने वाला, ठीक है। साइकिलिस्ट यानी वो होता है जो ट्रक चलाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ गई होगी कि सर मजाक कर रहे हैं। दिस इज अ साइकिलिस्ट। अब थोड़ी साइकिल जैसी भी होती है, ऐसी होती है, 2 चक्के होना, हैंडल होना, और एक इंसान का बैठना जरूरी। साइकिल तो साइकिल होती है। फिर क्या बोलते हैं, बॉय इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड व्हेन ही इज 32 मीटर बिहाइंड द साइकिलिस्ट। ओके, so there is a boy and he is 32 meter behind the cyclist, and this is a boy, this is a cyclist, okay। तो boy क्या बोलते हैं, 32 मीटर बिहाइंड, एंड ही इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी बॉय की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, ओके। देखो ये इंफॉर्मेशन लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर क्या बोलते हैं, द साइकिलिस्ट, मैंने 2 बार लिख दिया शायद, ये वाला एक काट देता हूँ। द साइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, का मतलब साइकिलिस्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 0 अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2। कांस्टेंट का मतलब काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगी भाई, साइकिलिस्ट का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अगेन यही बात आ गई, देखो फिर वही कॉन्सेप्ट है। भले ही साइकिलिस्ट के पास इनिशियल स्पीड नहीं है पर उसके पास एक्सेलरेशन है। बॉय के पास इनिशियल स्पीड ज़्यादा बड़ी है, तो बॉय क्या होगा, देखो बॉय पीछे है, ज़्यादा बड़ी स्पीड है,
तो ऐसा जरूर पॉसिबल है कि साइक्लिस्ट एक्सेलरेशन से जा रहा है, बॉय फास्ट ज्यादा स्पीड होने के कारण एक बार तो साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर ले, पर आगे फ्यूचर में साइक्लिस्ट फिर बॉय को जरूर ओवरटेक करेगा। सोचना, हाँ, डाइजेस्ट होना चाहिए कॉन्सेप्ट, बड़ा मजा आएगा। खैर, लेट्स सी, शायद हमें इससे ही कुछ रिलेटेड आगे मिल जाए। moves under the constant acceleration 2 after how much time the boy meets the cyclist। यहां देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन रीजन फॉर टू आंसर। एक्सप्लेन रीजन फॉर टू आंसर, यानी इसका मतलब क्या पूछा इन्होंने, आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉय मीट्स द साइक्लिस्ट, यानी बॉय साइक्लिस्ट को एक बार मिलेगा और एक समय ऐसा जरूर आएगा जब साइक्लिस्ट वापस बॉय को मिलेगा, यानी ये लोग 2 बार मिलेंगे, इसलिए तो 2 बार आंसर आने वाला है। और फाइनली जब साइक्लिस्ट एक बार बॉय से आगे निकल जाएगा, क्या फिर बॉय कभी साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर पाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया कि जिसके पास एक्सेलरेशन है वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है, भले ही छोटा क्यों ना एक्सेलरेशन हो, पर जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी को, भले ही एक्सेलरेशन वाला पीछे से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, पर कांस्टेंट वेलोसिटी वाले को, जो एक्सेलरेशन वाला है, वो ओवरटेक कर ही लेगा हमेशा। तो इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि पहले बॉय है, उसके पास बड़ी स्पीड है, इसलिए वो साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर देगा, पर बाद में साइक्लिस्ट जो है उसके पास एक्सेलरेशन है, तो वापस वो फिर बॉय को ओवरटेक जरूर करेगा। इस तरह बॉय और साइक्लिस्ट 2 बार मिलेंगे, एक बार तो जब बॉय साइक्लिस्ट को ओवरटेक करेगा और दूसरी बार तो जब साइक्लिस्ट बॉय को ओवरटेक करेगा, इसलिए 2 आंसर मिलेंगे। मैंने आंसर का एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया है। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझाना, उसका बेस बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, बट जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तब। खैर, मैं वापस से एक बात करता हूं, मैं अब यहां एक वो पॉइंट बनाता हूं जहां बॉय और साइक्लिस्ट पहली बार मिले। मैं ऐसे ऊपर नीचे बना रहा हूं, आप समझ सकते हैं, एक के ऊपर एक बनाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, पर इधर बॉय ओवरटेक्स साइक्लिस्ट, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इधर बॉय ओवरटेक्स साइक्लिस्ट, पर एक समय और आने वाला है जहां फिर ये ऐसा कुछ होगा, यहाँ बॉय, एंड दिस टाइम साइक्लिस्ट ओवरटेक्स बॉय फाइनली। अब कभी बॉय साइक्लिस्ट के पास भी नहीं भटक पाएगा। सो फर्स्ट थिंग, u of cyclist is 0, so this is the first time, t1, when the boy overtakes the cyclist, and this is the total time, t2, second time when the cyclist overtakes the boy, and this is the last event. After this cyclist will be always ahead of boy, और वो भाग रहा होगा, कहीं दूर निकल जाएगा बस। आई थिंक यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल। बट अब थोड़ी बातें और सुनो, अभी एक बात और, इस इवेंट के बारे में बात की जाए। सिर्फ यहाँ शुरुआत हुई थी, यहाँ से देखना, हाँ यहाँ ध्यान देना, ये भी t=0 पे साइक्लिस्ट यहाँ था, t=0 पे बॉय यहाँ था, t=0। यहाँ जब पहली बार मिले तो जो टाइम हुआ वो t हुआ, 0 से निकला था बॉय, तो 0 से निकल के टाइम t=0 से बॉय निकल के यहाँ तक पहुँचा, और उसी टाइम t=0 से साइक्लिस्ट निकल के यहाँ तक पहुँचा। तो अगर मैं मान लूँ कि साइक्लिस्ट ने कुछ x दूरी चला है, तो बॉय ने कितनी चली है? साइक्लिस्ट अगर कुछ x दूरी चला है मीटिंग से पहले, तो बॉय कितना चला है? तो बॉय चला है भाई, बॉय का डिस्प्लेसमेंट तो होगा 32 ज़्यादा, 32 प्लस x, क्योंकि बॉय को साइक्लिस्ट से मिलने के लिए पीछे 32 भी तो कवर करना होगा। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉय करेगा दैट विल बी 32 प्लस x। अगर साइक्लिस्ट सिर्फ x चला तो बॉय 32 प्लस x चलेगा, पर टाइम, क्योंकि दोनों एक ही इंस्टेंट पे निकले थे, तो टाइम ऐसा होगा कि साइक्लिस्ट टी टाइम चला तो बॉय भी टी टाइम चला, पर दोनों अलग अलग जगह से। देखो कार और इस केस में पता है क्या था, x और t सेम थे, क्योंकि दोनों एक ही जगह से एक जगह तक पहुंचे थे।
क्योंकि पीछे से बस ने चालू किया, कार पीछे से आई थी, आगे भाग गई थी, तो दोनों एक जगह से चालू हुए थे। यहां ऑलरेडी बॉय पीछे से चालू हो रहा है, साइकिलिस्ट उसके 32 मीटर आगे ही है, तो इसलिए जहां पहली बार मिलेंगे वहां बॉय को साइकिलिस्ट से 32 मीटर ज्यादा चलना होगा। अगर साइकिलिस्ट x चलता है तो बॉय को 32 + x चलना होगा। इस बात को समझना होगा। अगर ये सिचुएशन समझते हैं तो मैं फिर बोल रहा हूं, ये पूरा समय जो था ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टाइम था। इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ही सब कुछ रखा है। अब क्या है सर, ठीक है, x की इक्वेशन फॉर साइक्लिस्ट यहां लिख लो फॉर साइक्लिस्ट, और यहां लिख लो फॉर बॉय। साइक्लिस्ट चला x चला साइक्लिस्ट, तो x और t की इक्वेशन वही s = ut + ½ at²। सो x = ut, u कितनी है भाई साइक्लिस्ट की 0 + ½ साइक्लिस्ट का एक्सेलरेशन है 2, और यहां से आ गया t²। सो x = आ गया t²। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर साइक्लिस्ट। बड़ा सिंपल। फिर बॉय कितना चला, तो फिर से उसके लिए टोटल s कितना हुआ, तो 32 + x, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इक्वल टू ut u कितना है भाई बॉय का, तो बॉय का 12, t टाइम तो दोनों में सेम है इसलिए t सेम हो गया। डिस्प्लेसमेंट बॉय का 32 + x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइक्लिस्ट x, उसका और बॉय का, दोनों का, साइक्लिस्ट और बॉय का टाइम तो सेम, तो 32 + x + ½ बॉय का एक्सेलरेशन है क्या भाई, बॉय का एक्सेलरेशन तो 0 था, हमने लिखा नहीं, बट बॉय का एक्सेलरेशन 0 था, तो ½ at² वाली टर्म गायब हो गई। a तो 0 रख दिया, तो ½ at² वाली टर्म यहां से गायब हो गई। अब बस यहां पे कुछ नहीं करना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जस्ट पुट दिस x हियर, व्हाट यू विल गेट, 32 + t² = 12t। जस्ट अरेंज इट, t² - 12t + 32 = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां क्वाड्रेटिक आई आपको तुरंत पता चलेगा 2 टाइम आने वाले हैं, और ऑब्वियस है एक टाइम t1 है, एक टाइम t2 है। t1 टाइम वो टाइम है जब पहली बार बॉय और साइक्लिस्ट मिले, t2 टाइम वो टाइम है जब बॉय और साइक्लिस्ट दूसरी बार मिले। पहली बार में बॉय ने साइक्लिस्ट को ओवरटेक किया, और दूसरी बार ने साइक्लिस्ट ने बॉय को फाइनली ओवरटेक कर दिया। तो चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस थिंग। मेरे ख्याल से फटाफट आपको पता है कि क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करते हैं, -b + -√b² - 4ac/2a। और अगर आपको ये पता है तो आप फटाफट मेरे ख्याल से अब तक abc की वैल्यू देख के अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली चीज़ में रख चुके होंगे, और मेरे ख्याल से आंसर भी कुछ बच्चों ने निकाल लिया होगा। सो यू कैन से a is 1, b is -12, c is 32, so t equals to -12 + -√b², 144 - 2 × 1 × 32 / 2 × 1, that is 12 + -144 - 32 का डबल 64, और अब इसको माइनस कर लो जब तक के 2 हो गया नीचे, तो 12 + -144, 64, 80 बनेगा ये, तो ये 80 आ गया, ठीक है ना। तो ये 80 आ गया, देख लो लगभग। अभी अगर 80 आ गया और अपॉन में आ गया 2, ठीक है ना। सो क्या हो गया, अब यहाँ से अगर अपन देखें इसको तो कितना बनेगा, लगभग 80 का लगभग क्या बन जाएगा, 8.9 के आसपास बन जाएगा, है ना। तो 9 का 91, 8.9 के आसपास बन जाएगा। 12 ± 8.9 मैं रफली ले लेता हूँ अपॉन 2, क्योंकि 9 सा लगभग 81 होता है, तो 8.9। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो 2 टाइम आ रहे हैं, एक तो t1 है 12 + 8.9/2, और एक t2 जो आ रहा है इट इज 12 - 8.9/2। ओके, सो फर्स्ट इज 20, लगभग मैं इसको 21 मान लेता हूँ, तो 10.5 के आसपास ये आ जाएगा, ठीक है। और t1 छोटा होना चाहिए, तो इसको मैं t2 बोल देता हूँ, t2 बड़ा रहेगा ना और t1 छोटा रहेगा, ठीक है। तो t1 जो आ गया 12 - 9 लगभग, तो 3/2 के आसपास मैं मान ले रहा हूँ, 12 - 9 कर दे रहा हूँ, 3 मान ले रहा हूँ, 1.5 के आसपास आ जाएगा। यानी पहली बार 1.5 सेकंड में मिलेंगे और दूसरी बार 10.5 सेकंड में मिलेंगे। और 2 बार क्यों मिल रहे हैं मैंने अभी बताया है आपको
क्योंकि जो साइकिलिस्ट है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है और भले ही इनिशियली बॉय की स्पीड ज़्यादा है, एक बार तो बॉय उसे ओवरटेक करेगा पर आगे जाके साइकिलिस्ट ही उसे ओवरटेक करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है शायद ये कॉन्सेप्ट, देखो ये वन ऑफ द टफेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इजी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, दे आर लाइक वेरी जेन्युइन एंड टफ कॉन्सेप्ट्स। तो ये चीज़ों को समझें, अगर आप इन बातों को समझ पाएँ तो बड़ा मज़ा आएगा। तब तक आप क्या करें, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। मैं तब तक इसे मिटाता हूँ, ठीक है, और कुछ एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, थोड़ा सा समय आपको देता हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें सेकंड क्वेश्चन को फटाफट से। तब तक मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ राउंड ऑफ किया है, उसको डोंट टेक इट अदर वे। एक्चुअली नंबर्स तो हमें एग्जैक्ट वैसे तब निकालने पड़ते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस दिए हों, तो हम उसके हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने थोड़ा टेंटेटिव नंबर लिया है एंड यू कैन ईजिली रिलेट टू दैट, ओके, तो आप समझ सकते हैं आई थिंक, ओके। चलो तो मैं अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं और हमारे पास कुछ क्वेश्चन रहे आगे। दिस इज़ नंबर 5th, ओके। तो ये है इफ़, तब तक आप थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट करें, फटाफट मुझे आंसर बताएं। इफ़ अ ट्रेन ट्रैवलिंग at 72 kilometers per hour। अभी हमें कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि उनका ये पूछना होता है कि सर आप क्या पूरे 11th या केमिस्ट्री में मैडम से ये पूछते हैं कि क्या पूरा आप 11th पढ़ाएंगे हमें इस तरीके से। तो बिल्कुल हम आपको ये पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर एक चीज़ और है, इस लेक्चर के अलावा कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मटेरियल मिलेगा। तो आपको हम लोग जो नंबर डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे, आप हमें कॉल करें, हम आपको कुछ बातें ऐसी बताएंगे जिससे आप कुछ प्रैक्टिस मटेरियल भी ले पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप कमेंट करते हैं इट्स गुड, बट उसमें पूरी चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, तो आप कॉल करें। चलो एक क्वेश्चन तो लिखना हो गया। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन। आई थिंक ये आपने बना लिया, ये फिगर्स बनाए हैं ना, ये फिगर्स बनाए अपनी कॉपी में। मैं बहुत मेहनत से इसलिए बना रहा हूँ कि आप इन फिगर्स को एज इट इज़ बनाएं, और एज इट इज़ ना बनाएं, इससे भी सुंदर बनाएं। बढ़िया साइकिलिस्ट अलग कलर का बनाओ, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाओ, साइकिलिस्ट बनाओ, फिर एक बॉय बनाओ। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, इसमें कुछ समय अगर आपका जाता भी है तो वो आपके सीखने के लिए है, वो लर्निंग टाइम है। आप मेरी बात समझें, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फिगर बनाएं। मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग कोटा में पढ़ाते थे तब बहुत ही ज़्यादा, यानी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट फिगर्स हमें देखने मिलते थे स्टूडेंट्स के। वो हर बार कोशिश करते थे कि जैसे टीचर्स फिगर बना रहे हैं हम उससे भी और अच्छा बनाएं, और अच्छा बनाएं। हाँ, तुम्हारी कॉपी सुंदर रहेगी ना तो पढ़ने की बहुत इच्छा होगी, इसलिए फिगर्स बहुत सुंदर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है ना, ये थोड़े से ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो दे विल टेक सम टाइम, डोंट वरी, ठीक है। हम एक्स्ट्रा लेक्चर ले सकते हैं बट कॉन्सेप्ट स्किप नहीं कर सकते। कीप दिस थिंग इन माइंड। क्या कहते हैं, देखो, बॉय इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v0, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट वापस से सबसे पहली चीज़ करेंगे, आप बनाएंगे एक फिगर। एक बॉय है, ही इज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी v0 on a straight road when he is at a distance deep behind the bus. Okay, चलो, very good,
एक बस है, उससे ये बॉय पहले ही डी दूरी पीछे है। अगेन वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कैचिंग वाले। ये बॉय को बस पकड़नी होगी, नॉर्मल चीज़ हमारे पास होता है, बस स्टैंड पे बस होती है, हम तो हमेशा लेट ही होते हैं यार, हम कौन सा टाइम पे जाते हैं। तो भाग दौड़ मचती है, देख रहे हैं अरे बस वाले ने जस्ट बस चालू कर दी, एक्सेलरेट कर दी, और हम दौड़ रहे हैं उसके पीछे। तो बस को कैच करने वाली पॉइंट होती है, बस पकड़ना है भाई, बस पे चढ़ जाना है बस एक बार। सीट मिले नहीं मिले वो तो बात की बात है, इंडियन मेंटालिटी, अपन सीट के लिए थोड़ी बस पे चढ़ते हैं, अपन तो सिर्फ कैसे भी बस के अंदर घुस जाएं। सीट किसको चाहिए? ठीक है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो फिर हम खड़े खड़े चले जाएंगे। डी बिहाइंड द बस, द बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा। भाई एक्सेलरेशन है अल्फा, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यू इज 0, इसकी कांस्टेंट है तो बॉय की एक्सेलरेशन 0 है। वही चीजें हैं, बड़ी सिंपल है, बड़ी मजेदार है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 सो दैट द बॉय कैचेस द बस। हाँ देखो, अब यहां भी एक बात सोचने वाली है। अच्छा, ये कितनी इंस्टिंक्टिव चीज है। देखो पता है क्या होता है, देखो भगवान ने ना हमें दे रखी है सोच, यहां तो कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, पर भगवान ने हमें सोच देखते हैं वो बस है, वो बस थोड़ी दूरी पे, अब दूरी तो मेजर नहीं करते तुरंत, पर पता नहीं अंदर से कैलकुलेट हो जाती है कि कितनी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा कि बस पकड़ लो। फिर क्या होता है, इंसान की एक मैक्सिमम दौड़ने की ताकत है, पर कभी कभी अगर बस ज्यादा ही तेज भाग गई तो हम नहीं पकड़ पाते उसको। तो यहां बोल रहे हैं कितनी मिनिमम स्पीड से वो दौड़े कि ये डी डिस्टेंस पे वो उसे पकड़ ही ले, पकड़ ही ले। बस डी डिस्टेंस पे दौड़ने के बाद उसको पकड़ना है, कितनी मिनिमम स्पीड से दौड़े। तो ये कॉन्सेप्ट समझेंगे अब हम कैसे करेंगे इसको। देखो बड़ा मजेदार है ये भी। अगेन कैचिंग वाला क्वेश्चन है, मीटिंग वाला क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जाते हैं, बस ने कुछ अगेन डिस्टेंस ट्रैवल किया, बॉय ने बस कैच कर ली, यहाँ बॉय बैठ गया बस के अंदर, ये हो गया भाई हैप्पी एंडिंग। पर जब बॉय दौड़ा उस इंस्टेंट पे बस और उसके बीच की ऑलरेडी दूरी डी थी, तो मान लेते हैं कि बस ने कुछ पहले तो x दूरी तय कर ली। वही कॉन्सेप्ट, बस कुछ x आगे बढ़ चुकी होगी, क्योंकि देखो बस यहाँ खड़ी नहीं है तो बॉय इसको इसी जगह नहीं पकड़ सकता। जितनी देर में बॉय आगे भागेगा उतनी देर में बस आगे भाग जाएगी। तो बस अपनी जगह से कितना सर की x, तो बॉय अपनी जगह से कितना सर का d प्लस एक्स। बॉय अपनी जगह से इतना सर का d प्लस एक्स, बस अपनी जगह से इतना सर की x। पर व्हाट अबाउट टाइम सर? कोई दिक्कत नहीं, एक ही इंस्टेंट ना, ये भी t इक्वल टू 0 था, बॉय ने दौड़ना शुरू किया वो भी t इक्वल टू 0 था। यहां से यहां मीट करना है तो टाइम कॉमन होना चाहिए, यानी यहां से यहां का भी टाइम t होगा और बस का यहां से यहां का भी टाइम t होगा। भाई 0 पे ही स्टार्ट किया ना, मैंने देखा भाई एकदम 2 बजे थे, बस अपनी जगह से छूटी, मैं भी उसके पीछे भागा, 2 ही बजे थे, वो भी भागी मैं भी भागा, पर 2:05 पे मैं बस के अंदर। तो 2:05 तो एक ही इंस्टेंट होगा, 2 से भागे 2:05 पे पहुंचे, 5 मिनट पे पहुंच गए, यानी फाइनल टाइम दोनों के लिए सेम है, फाइनल टाइम दोनों के लिए सेम है। अब इसको लगाना है हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही है 2 इक्वेशन, कोई नहीं है 2 इक्वेशन लिखते हैं, ये बाद में बताऊंगा क्या चीज़ होती है, अभी थोड़ी सा 2 इक्वेशन बनाते हैं। फॉर बॉय, हियर फॉर बस। बॉय देखो फिर वही डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन बनानी है, देखो फिर से वही कौन सी यूज हो रही है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो पहले किसके लिए लगा रहे हो आप? बॉय के लिए लगा रहे हो। बॉय ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया? तो d प्लस एक्स किया, d प्लस एक्स किया इक्वल टू यू टी, यू यानी कितना है उसके पास, बॉय के पास v नॉट इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 0 तो हाफ ए टी स्क्वायर 0 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही बस के लिए भी s इक्वल टू यू टी, तो बस ने कितना s चला तो वो x चला इक्वल टू यू टी, तो उसका 0 है प्लस हाफ a एक्सेलरेशन है बस का अल्फा और t का स्क्वायर, यानी x की वैल्यू आ गई हाफ अल्फा t का स्क्वायर। टाइम निकालना है भाई, कुछ नहीं, इस x को उठाओ यहाँ पुट कर देते हैं। फिर टाइम की क्वाड्रेटिक अब भी पिछले इक्वेशन में की, तो कैसे बनेगी? देखो जरा क्या हो जाएगा, d प्लस एक्स यानी कितना हो गया हाफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट टी। इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे तो अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर माइनस वी नॉट टी प्लस डी इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a की वैल्यू आ गई अल्फा बाई 2, b की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ वी नॉट एंड c की वैल्यू आ गई d।
आई होप आप अब इसको t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पे लगा पाएंगे। इसको लगाएं, 1 मिनट का समय आपको देता हूं, फटाफट से मुझे वैल्यू बताएं क्या आती है, जल्दी जल्दी बताएं, 1 मिनट का समय है आपके पास, फटाफट से बताएं, फटाफट से निकालें इसका आंसर क्या होता है और हम लोग फिर इसके आगे बढ़ जाएंगे। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैं आपको कुछ एक बात और बताऊंगा इससे रिलेटेड, जो आप नीचे नोट में दिख रहे हैं, मैंने कुछ कोड वर्ड लिख रखा है रियल टाइम, तो आपको ये समझ में आ जाएगा वो कोड वर्ड क्या है। बस वैल्यू पुट करनी थी आपको, तो आप देखेंगे t इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस वी नॉट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी वी नॉट का स्क्वायर माइनस 4a यानी अल्फ़ा बाई 2 इंटू सी यानी d अपॉन 2 इंटू a यानी अल्फ़ा बाई 2। सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बनता है, देखो t इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वी नॉट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा d और अपॉन अल्फ़ा। मेरी बात को समझें। अब फॉर बॉय टू कैच द बस द टाइम should be real and the time should be real and positive. The time should be real and positive। सबसे बड़ी बात, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और टाइम दूसरी बात कभी इमेजिनरी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं ये सब बातें क्यों कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना सब वेरिएबल हैं। यहाँ आपको कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे, नंबर थोड़ी ना दिए। इसके पिछले क्वेश्चन में देखो नंबर दिए थे, नंबर कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली अपन ने, यहाँ थोड़ी नंबर दिए। पर यहाँ आपको एक आंसर का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल के टर्म्स में है पूरा की पूरा। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि टाइम कैसा होना चाहिए भाई, टाइम कैसा होना चाहिए। टाइम शुड बी, सबसे पहली कंडीशन रियल। रियल यानी कैसा सर, भाई टाइम शुड नॉट बी इमेजिनरी। तुमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय 10th स्टैंडर्ड में देखा है, ये जो है ब्रैकेट रूट के अंदर होता है कैपिटल डी, और फॉर रियल रूट्स डी शुड बी ग्रेटर देन 0। फॉर रियल रूट्स डी शुड बी ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 आया, ये अगर नेगेटिव, रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आई तो इमेजिनरी, और टाइम इमेजिनरी बन गया तो मीटिंग पॉसिबल नहीं है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके नेक्स्ट लेवल पे जाओगे ना तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि तुम्हें जज करना पड़ेगा क्या ये मीट कर पाएंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं। तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसको चेक करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है, अगर टाइम रियल है तो ही मिलेंगे और अगर टाइम इमेजिनरी है तो नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, किसी भी कंडीशन में अगर नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यू लेके भी वो नेगेटिव है तो टाइम ही आपका इमेजिनरी हो गया। इससे सीधे एक बात बोल दो, मिलेंगे ही नहीं। ये क्वेश्चन है मीटिंग वाले, दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, इनको जज करने के लिए दिस डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यू कैन से। हाँ, इक्वल टू 0 भी हो गया ना तो रूट 0 तो 0 ही हो गया, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो भी रूट 0 0 हो जाने के बाद सिर्फ इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। अब उस बात को ध्यान रखें, अगर इस बात को ध्यान रखें तो अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। This should be greater than equal to 0. So V naught square should be greater than equal to 2 alpha d. So V naught should be greater than equal to root 2 alpha d. So V naught minimum should be equal to root 2 alpha d. Minimum कितनी होनी, greater than और equal to, यानी greater than हो तो अच्छा है, पर कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 alpha d होनी चाहिए, कम से कम। क्वेश्चन में पूछा भी उन्होंने मिनिमम, फाइंड द मिनिमम, minimum value of V naught so that the boy catches the bus, and
वी नॉट की मिनिमम वैल्यू 2 अल्फा डी अगर आप डालते हो, देखो जरा यहाँ, देखो जरा यहाँ क्या डालते हो, वी नॉट की मिनिमम वैल्यू रूट 2 अल्फा डी, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो 2 अल्फा डी आ जाएगा। 2 अल्फा डी माइनस 2 अल्फा डी विल बिकम व्हाट, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कम से कम 0 तो होना ही चाहिए, 0 जरूर होना चाहिए, नेगेटिव ना बने, नेगेटिव बना तो काम बर्बाद। बड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे देखने, मजा तो तब आएगा जब कुछ अच्छे क्वेश्चन करो, चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट सीखो ना क्वेश्चन से, तो मजा आएगा। ऐसे बच्चों जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू लगाने वाले क्वेश्चन तो कोई भी करा सकता है, कॉन्सेप्ट सीखो तो मजा आएगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। और ये जो नोट लिखा है ना मैंने यहाँ रियल टाइम, ये रियल टाइम, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैंने वैसे लिख दिया, फॉर बॉय टू कैच द बस द टाइम शुड बी रियल, रियली लिख दो, पॉजिटिव की जरूरत नहीं, द टाइम शुड बी रियल। एक्चुअली इसको लिखने का मतलब यही था, यहाँ नोट जो लिखा है इसको बड़ा स्टार बना के यही चीज लिखना, फॉर बॉय टू कैच द बस द टाइम शुड बी रियल, एंड फॉर द टाइम शुड बी रियल दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज द कंडीशन। वेरी कॉमन क्वेश्चन, HCV में मिलेगा, बहुत किताबों में मिलेगा। HCV में इसको पुलिस और चोर से लिया गया, कल्प्रिट एंड पुलिस से लिया, यहाँ अपन ने थोड़े नाम चेंज कर दिए, कॉमन क्वेश्चन। चलो, दिस वन इज थर्ड क्वेश्चन, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दे आर नॉट सो इजी क्वेश्चंस, दे आर गुड क्वेश्चंस विथ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लॉट ऑफ थिंग्स। तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, इवन दो वी हैव यूज्ड अ सिंगल इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, बट एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट इन इट्स ओन वे। हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग तरह का क्वेश्चन है, इवन तो हम सिर्फ एस इक्वल टू यूटी ही यूज कर रहे हैं, बट क्वेश्चन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। खैर, लेट इट बी। नाउ आई विल गो विद द क्वेश्चन नंबर 4। अगेन द कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट O, कोई पॉइंट O बना देते हैं सबसे पहले, और यहाँ से एक कार है जो स्टार्ट हो रही है। ओ कार नहीं, कार है भाई, घर नहीं, ऐसे, ठीक है। अगेन द कार इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। Move with constant velocity, u is 9 meter per second and it is constant, तो acceleration of car is 0. After 2 seconds, another car B begins its journey from O. Okay. अब after 2 seconds, देखो यहाँ अब अपन एक स्टेप और बियॉन्ड जा रहे हैं। ये कार चल पड़ी, चली चली चली, 2 सेकंड आगे बढ़ गई। मैं थोड़ा यहाँ बनाता हूँ इसका फिगर, मुझे थोड़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी। यहाँ पे ये कार है भाई, ये कार ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो ये कार ने जब जर्नी को स्टार्ट किया उसको t इक्वल टू 0 मानो। इसका इनिशियल जो है 9 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है और इसका एक्सेलरेशन 0 है, और ये चल पड़ी थी, घड़ी चालू हो गई थी जब ये 2 सेकंड चल चुकी थी। तो 2 सेकंड चलने के बाद ये कुछ यहाँ पहुँची, ठीक है। जब ये यहाँ पहुँची तो टाइम हो गया 2 सेकंड, घड़ी यहाँ से ही चालू हुई है, याद रखना, हाँ, यहाँ टाइम हो गया 2 सेकंड, और एक्सेलरेशन 0 था, इसलिए इसकी वेलोसिटी तो 9 ही रहेगी हमेशा। और कुछ दूरी ट्रैवल कर चुकी होगी ये फर्स्ट कार, दिस इज XA, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट O, जहाँ से इसने चालू किया ना, दिस इज O पॉइंट। मैं एक दूसरी ट्रैक भी बनाता हूँ वो O पॉइंट के लाइन में, ये वाली, क्योंकि एक कार की और बात हो रही है ना। एंड फॉर यहाँ क्या लिखा देखो, आफ्टर 2 सेकेंड अनदर कार भी बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम O। अब 2 सेकेंड के बाद, यानी 2 सेकेंड के बाद एक दूसरी कार, यहाँ ये दूसरी कार, अच्छा दूसरी है तो दूसरे तरह की बनाते हैं इसको, है ना। सो दिस इज कार B, एक्चुअली इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड। बात समझो, उसी जगह से t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यानी जितना भी कार A चलेगी, जितना भी समय तक, यानी 0 से लेके जितना भी 10 सेकंड तक चलेगी, तो जब कार A के 10 सेकंड हो चुके होंगे तब कार B के कितने हो चुके होंगे, क्योंकि कार B तो 2 सेकंड बाद चलना शुरू कर रही है। तो जब टोटल कार A 10 सेकंड चल चुकी होगी तो B कितना चल चुकी होगी, उससे 2 सेकंड कम, यानी 8 सेकंड। इस बात को ध्यान रखें, यानी अगर कार A टोटल टाइम T चलती है, इसका मतलब उसी समय तक कार B टोटल टाइम t माइनस 2 सेकेंड ही चल सकती है, 2 सेकेंड कम ही चल सकती है बस, और कुछ नहीं चल सकती। इस बात को समझो। अब उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो, बड़े एक से एक क्वेश्चंस हैं, बड़े मजेदार। एंड फॉलोज कार A, ठीक है, अनदर कार B बिगिंस इट्स जर्नी एंड फॉलोज कार A इफ कार B स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट।
कार बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बी का स्पीड इनिशियल वाला 0, डेफिनेटली इसको एक्सेलरेशन दिया होगा तभी ये ए को ओवरटेक करेगी, एंड मूव्स अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना जबरदस्त। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ओ कार्स विल मीट। ठीक है, अब सिंपल चीज देखो, थोड़ा सा मैं इस कार को पीछे बनाता हूं, है ना, क्योंकि आगे की जो कंडीशन है इसको थोड़ा सा पीछे बना रहा हूं मैं। ये देखेंगे इसको, ये है अपनी कार ए, दिस इज ए, दिस इज एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड इट हैज ट्रेवल्ड टू दिस पॉइंट एंड डेफिनेटली इसके पास एक्सेलरेशन है, तो आफ्टर सम टाइम दिस कार बी विल डेफिनेटली ओवरटेक कार ए। क्या उसके बाद ए फिर से बी को ओवरटेक कर पाएगा? नहीं, क्योंकि बी के पास एक्सेलरेशन है। जिसके पास एक्सेलरेशन है वो एक बार आगे निकल गया तो निकल गया, बस खत्म कहानी। तो मान लेते हैं ये वो जगह है, ये वो जगह है। अब मैं छोटी कार बना रहा हूं, यहां पे भी छोटी कार बना रहा हूं। ये वो जगह है जहां, यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज द प्लेस वेयर कार बी overtakes car A. This is the place where car B overtakes car A. इसका मतलब क्या हुआ? तो कार A ने कुछ तो भी XA दूरी चली होगी, पर कार B को इतना चलना पड़ेगा। पर ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दूरी कितनी है? ये जो X है, जो पहले ही इनके बीच में था, ये कितना है? तो वो ये डिस्टेंस है जो कार A ने ट्रैवल किया। अच्छा, कार A कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, तो क्या हम कार ए का ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं 2 सेकंड का? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए कितना होगा 2 सेकंड में? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए कितना होगा? इसको नहीं एक्स से बोलता मैं, इसको मैं सिंपल एक्स से बोल देता हूँ। 2 सेकंड में कितना होगा? एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, तो यू टी यानी कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 सेकंड भी दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 18 मीटर। तो ये चल चुकी है पहले। इसका मतलब पिछले क्वेश्चन पे देखो, पहले क्वेश्चन में पता है क्या था? ऑलरेडी अहेड दिखाते थे। यहां क्या किया? थोड़ा उसको मॉडिफाई किया। पहले एक को लाए, उसी जगह से 2 सेकंड चलाए तो वो अहेड हो गई, फिर दूसरी वाली को चालू किया। यानी वो जो अहेड वाला डिस्टेंस था पहले से दे रखते थे, वो पिछले क्वेश्चन में अभी निकालना पड़ेगा। फिर अब ये क्वेश्चन वही हो गया, पर एक बात, टाइम की क्लॉक तो यहां से सेट हुई थी, तो अगर हम सोचते हैं कि यहां तक का टोटल टाइम t है, हम अगर ये सोचते हैं कि यहां तक मीटिंग पॉइंट तक का टोटल टाइम t है, तो टाइम टेकन बाय a इज इक्वल टू t है अगर, तो टाइम टेकन बाय b विल बी t माइनस 2, क्योंकि वो तो 2 सेकंड के बाद आई थी भाई। देखो पहले वाले क्वेश्चंस में जो सिचुएशन थी उसमें x की लैगिंग थी, यानी एक डिस्टेंस कुछ आगे था एक पीछे था, पर टाइम सेम रहता था। पर अब यहां सेम पॉइंट से चालू हो रहे दोनों, पर टाइम आगे पीछे दे दिया, एक पहले चालू हुआ, एक 2 सेकंड बाद चालू हुआ, तो यहां टाइम का डिफरेंस आ रहा है। अब क्या हुआ कि अगर हम यहां से देखें तो यहां से आगे ये टोटल अगर देखा जाए तो इसने तो अपना 18 मीटर चल लिया, और इस 18 मीटर 2 सेकंड पे चल लिया, फिर और कुछ x आगे चला वो कार ए, तो टोटल एक्स ए प्लस एक्स वही डिस्टेंस बी ने भी ट्रैवल किया। पर एक बात हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये दोनों के लिए सेम है, यानी मैं इसको एक्स से ना लिखूं, इसको एक्स ना लिखूं, मैं सीधे सीधे कहूं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो तो सेम है, क्योंकि देखो ए भी यहां से निकल के यहां गया, बी भी यहां से निकल के यहां गया, पर अब सिर्फ डिफरेंस किसमें है? ए को टाइम मिला t और बी को टाइम मिला t माइनस 2, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अपन क्या करते हैं, फॉर ए एंड फॉर बी दोनों के लिए 2 इक्वेशन बना देते हैं। दोनों एक्स ही चले, ये बात क्लियर करो दिमाग में, दोनों क्योंकि सेम पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है ना, तो एक्स तो दोनों सेम ही चले, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमें तो सिर्फ भाई टाइम में डिफरेंस लेना है, एक को चलना है टाइम t में और एक को चलना है टाइम t माइनस 2 में। तो फॉर ए के लिए लिख लो, तो x इज इक्वल टू क्या है, a का कुछ है भाई u है उसका 9 और a है 0, तो ut लगा दो, तो 9 इंटू t लगा दो, इसको टाइम t लगा। दिस इज फॉर a, दिस इज फॉर a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर b दिस इज x इज इक्वल टू ut, तो 0 है उसका प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है उसका 4, और
t कितना लिखोगे, b को टाइम लगा है t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से अगर देखते हो तो यहां से x इक्वल टू आ गया 90 में यहां से t की वैल्यू निकाल देता हूं मैं, t या x को इक्वेट कर देते हैं, दोनों x तो सेम है, ये 2 आ गया। सो इक्वेटिंग 1 एंड 2 यहां देख लेते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, अब दोनों को इक्वेट किया तो आपने क्या मिला, देखो आपको 90 यहां से आ गया इक्वल टू, ये काट लो 2 से तो आ गया 2 इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 90 इक्वल टू 2 और इसके ब्रैकेट को a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कितना हो जाएगा 2ab यानी 4t प्लस b स्क्वायर यानी 4। इसको कहाँ सॉल्व करें, हाँ यहाँ सॉल्व कर सकते हैं अपन, इसको लिख लिया होगा सबने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ 5-6 क्वेश्चन दूंगा, फटाफट लिख के दूंगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। फिर हम आज इस क्लास को यहाँ रोक देंगे, इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। फाइनली यहाँ रुक जाएंगे। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 घंटे का समय हो गया होगा या पता नहीं उसके आसपास हो गया होगा। बस इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ओहो, यहाँ सुनो 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 सुनो, मैंने तो मिटा दिया, पर इस क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको तो दिख जाएगा, पीछे जाके देख लेना। यहाँ पॉज करना, थोड़ा रिवर्स जाना, 5 देख लेना, क्योंकि अब मैं जो लिखूंगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 6, समझे। 5 फिर से नहीं लिखूंगा, टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 5 और 6 मैं तुम्हें दूंगा होमवर्क के लिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट कंप्लीट जरूर करना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू 2t स्क्वायर और माइनस 8t और प्लस 8, ठीक है। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद 10th में उतनी नहीं करी होगी तुमने, आज हम लोग बहुत सारी कर रहे हैं। तो 2t स्क्वायर माइनस 8t और इधर माइनस 9t प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 2t स्क्वायर माइनस 8 9 17t प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपन t की वैल्यू निकालें तो वही चीज़ है, फिर से t इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 17। अब मैं a b c नहीं लिखता, a वैसे 2 है लिख देता हूँ, चलो b माइनस 17 है और c यानी 8 है। तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी माइनस 17 का स्क्वायर कितना होता है देख के रखना भाई, 17 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 2 इंटू सी यानी 8 अपॉन 2 इंटू a यानी 2, ठीक है। तो माइनस 17 प्लस 17 प्लस माइनस 17 यानी कितना होता है 17 कुछ होता है ना, कर लो फटाफट। तो 7 7 ज़ा 49, 4 7 1 4 11 इंटू 7 और 289 आ जाएगा, हाँ बराबर है 289 और माइनस 4 2 8 8 8 8 ज़ा 64 बाई 4 है ना, 17 प्लस माइनस 289 यानी 60 कम कर लो, 60 कम कर लो तो 225 आ जाएगा, यानी 15 आ जाएगा ना। 225 बाई 4 यानी 17 प्लस माइनस 15 बाई 4। तो टाइम आपके पास आ रहा है 17 प्लस 15 बाई 4 और ये T2 आ रहा है आपके पास 17 माइनस 15 बाई 4। तो एक टाइम T1 जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 17 प्लस 15 यानी कितना है 22 32 यानी 8, और दूसरा आ जाएगा आपके पास 1/2 आधा सेकंड और 8 सेकंड, ठीक है। अगेन आपको पता है ये दो जो है, एक तो T1 है 8 सेकंड, T2 है 2 सेकंड हाफ सेकंड, तो जो T2 है ये नॉट पॉसिबल है। अरे सर ऐसा कैसे, एक्चुअली ये T की वैल्यू है ना, सोचो ये टोटल टाइम 2 से तो बड़ा ही होना चाहिए ना, क्योंकि कार तो पहले ही 2 सेकंड चल चुकी थी। तो टोटल टाइम के नॉट बी लेस देन 2 सेकंड एट एनी कॉस्ट। भाई 2 सेकंड से छोटा आ ही नहीं सकता ना, यहाँ हाफ सेकंड दिखा रहा है। सोचो कार, ये जो T निकाल रहे हो आप, ये T, ये जो T है ना, ये कार A का ड्यूरेशन है देखो, और कार ये पहले ही 2 सेकंड चली थी, तो वो आंसर 2 से तो बड़ा ही चाहिए। सो हाफ इज नॉट पॉसिबल, सो T इज 8 सेकेंड, दैट इज कार A का ट्रेवलिंग टाइम इज 8 सेकेंड और कार B का ट्रेवलिंग उससे 2 सेकेंड कम यानी 6 सेकेंड। आई थिंक यही सब कुछ पूछा था इन्होंने। क्या पूछा था देखो, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ओ द कार्स मीट। ओके, डिस्टेंस भी पूछा है, x निकाल देंगे कोई भी एक इक्वेशन में। ये देखो ये वाला बड़ा सिंपल है, तो इसमें लिख देते हैं x निकाल देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 है ना। ये किसका डिस्टेंस ट्रेवल है, वो तो सभी का आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो जरा,
8 8 64, 8 9 72 मीटर आ जाएगा, है ना। आप इधर से निकालोगे तो भी वही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ भी दिख रहा है 8 - 2 इज 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 × 2 इज क्या बोलते हैं 72, तो वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब हमारे पास समय की कमी है, थोड़ा सा टाइम बचा है। वीडियो अच्छा, थोड़ा 59 मिनट्स हो गए ना, ओके ओके, बस थोड़ा सा बता देते हैं। दो क्वेश्चन, एक तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ था, उसकी याद में मैं 5 लिख दे रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। वो 4th तो मैंने सॉल्व कर दिया, 5th यहाँ था, वो आप लोग देख लेना, ए और बी पीछे रिवाइंड करके देख लेना। और मैं इसके बाद अब एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ फटाफट, आप इनको घर से करेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे फटाफट, आप मेरे साथ ही लिख लें। अ कार इज, मैं डिक्टेट भी करता हूँ, लिखता भी हूँ। अ कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। सडनली द ड्राइवर, ये एक और नया क्वेश्चन है, सीज एन obstruction, a driver sees an obstruction on the road and takes 0.4 second to apply brakes. The brake causes deceleration, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, बस फिर आप इसको कर लेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। 5th और 6th, 5th क्वेश्चन आपको दिया है, 5th और 6th आप करके आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसमें लिखा है अ कार इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ये सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है दोनों क्वेश्चन, इसलिए दे रहा हूं। सडनली द ड्राइवर सीज द साइन ऑफ डेंजर, बड़ा फिगर अच्छा सा बनाना, एट डिस्टेंस 50 मीटर after a certain reaction time t0, he applies brake to cause deceleration of 5 meter per second square. What maximum allowable reaction time t0 to avoid accident, the and distance traveled by the car during reaction time. These two questions are a bit new questions, थोड़ा नया है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग इसको बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। 5, 6, 7 इन 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप
कुछ आप इसमें से गेन कर पाए हों, बड़ा मज़ा आएगा आपको इसको अगर अच्छे से देखोगे तो, और काफ़ी सीखने वाली चीज़ें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रोबेबली मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम यहाँ रुक जाते हैं, है ना। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब तो करें ही, बेल आइकन दबाएं। और अभी मोटिवेशनल वीडियोस की एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर आप जाके देखें तो हमारे एल्यूमनाई जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस के ऊपर हमने एक शो बनाया है, पूरा एक टॉक शो है। तो बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत मज़ा आएगा, उस टॉक शो को ज़रूर जाके देखें। एक पूरी प्लेलिस्ट है जो इसके आई बॉक्स के आप आई बटन में आपको दिख जाएगी, मोटिवेशनल टॉक्स ऐसा कुछ उसका हेडिंग है। बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा। उनके एक्सपीरियंसेस सुन के डेफिनेटली विल बी मोटिवेटेड एंड दे ऑल आर एल्यूमनाई ऑफ FIM एडवेंचर। वो सब हमारे यहाँ के बच्चे हैं और अपना एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, विल स्टॉप हियर, गुड बाय।